यहाँ पर श्री चंद्रशेखर प्राण, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना संक्षेप में अपने विचार को रखें। उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम का हम लोग समापन करेंगे। थैंक यू। आदरणीय सचिव महोदय, मंच पर बैठे सभी पंचायत प्रतिनिधि और आप सब भाई बहन, सुबह से जो प्रस्तुति चल रही थी, अलग अलग तरह से, निश्चित रूप से हम सब उससे बहुत ज्यादा प्रेरित हुए हैं। मेरे लिए भी बहुत रोमांचकारी रहा। बहुत सारे ऐसे मॉडल दिखाई पड़े और विशेषकर एक ऐसे विषय पर, चूंकि काम की दृष्टि से तो मॉडल मिलते थे कि ये किया गया, ये किया गया, लेकिन वो रेवेन्यू के साथ और विशेष करके स्वयं का राजस्व विकसित करके वो काम किया गया हो, ये अपने आप में एक तरह से हम सब के लिए, आप में भी से जितने लोग हैं सबके लिए शायद एक नए तरह का अनुभव रहा हो, और इतनी विविधताओं के साथ, इतने सारे देश के साथ। मित्रों, जैसे कि मेरे परिचय में आदरणीय सचिव महोदय जी ने बताया कि मैं इस पंचायत को और इस पूरी व्यवस्था को तीसरी सरकार के रूप में देखता हूं, और देखता क्या हूं, संविधान ने इसी रूप में इसको प्रतिस्थापित किया है। अब आज की तारीख में भारत की राज्य व्यवस्था में 3 सरकारें हैं। एक सरकार, उसके पहले लहरी साहब ने भी इशारा किया था और किसी ने कहा था कि उसके पहले 2 सरकारें थी, एक केंद्र सरकार जिसे आप कहते हैं, एक राज्य सरकार, और ये तीसरी सरकार है जिसको सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। अभी शर्मा जी जहां जाकर अपनी बात को खत्म कर रहे थे और उसके बाद फिर कविता कहने लगे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक प्रधानमंत्री देश को समृद्ध नहीं बना सकता, और आते आते कहा एक प्रधान या एक सरपंच एक गांव को नहीं बना सकता, या एक वार्ड से वार्ड मेंबर नहीं बना सकता। कब बना सकेगा? जब पूरा का पूरा गांव चाहेगा, वहां के लोग चाहेंगे। ये पूरा का पूरा जो रेवेन्यू की यात्रा है जो प्रस्तुत हुआ, उसमें लोगों की भागीदारी कितनी रही, ये सवाल, वो एक उपभोक्ता के रूप में, एक लाभार्थी के रूप में टैक्स देते रहे, क्या उतने तक ही उनकी भागीदारी रही, या उस पूरे प्रोसेस की प्रक्रिया में उन्होंने अपनी कोई भागीदारी तय की? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। शायद मेरे बात को मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी आप करते हैं नियोजन, क्योंकि 2 चीजें, लहरी साहब ने एक बात और कही थी कि सेल्फ गवर्नमेंट है ये, और उन्होंने ये भी कहा था कि सेल्फ गवर्नमेंट को शायद समय नहीं था वो व्याख्यायित करते। वास्तव में जब सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि पहली और दूसरी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट है, इसको किसी भूगोल की सीमा में नहीं बांधा गया। इस सरकार को सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया। इसे लोकल गवर्नमेंट भी, संविधान ने लोकल गवर्नमेंट नहीं कहा है, सेल्फ गवर्नमेंट कहा है। सेल्फ गवर्नमेंट एक विशेषता के, विशिष्टता के साथ, अर्थात लोग यहां खुद सरकार है। लोग जब हम कहते हैं तो उन वयस्क नागरिक जो ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य हैं, वो खुद में सरकार है। और जब सरकार है तो सरकार का मतलब होता है निर्णय लेने वाला। जिसके पास निर्णय का अधिकार होता है वो सरकार होता है। निर्णय से पहले सोचना होता है, और सोचने के बाद निर्णय लेना होता है, और निर्णय लेने के बाद करना होता है। ये जो राजस्व का संग्रह है या राजस्व का संवर्धन है, ये जो टैक्सेस, जिसे हम राजस्व कह रहे हैं, रेवेन्यू कह रहे हैं, टैक्स के माध्यम से ज्यादातर निकल करके आया, इसके संवर्धन में या इसके जुटाने में, इसके पहचानने में, या इसको एक तरह से जनरेट करने में लोगों की भागीदारी कितनी रही, ये देखने की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर ये भागीदारी कम रही तो शायद पंचायती राज या ग्राम स्वराज जिस मुद्दे के साथ आया है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं अभी पीछे छूट रहा है। ये जानने की बहुत जरूरत है अपने अपने लेवल पर, और इसीलिए सबकी जरूरत बहुत आवश्यक है। मैं सिर्फ कम समय में सिर्फ छोटे छोटे 3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सारे सरपंच हैं, प्रधान हैं, मुखिया होंगे,
या वार्ड मेंबर्स होंगे, उसको ध्यान से जरा उन उदाहरणों को देखिएगा, उससे बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएंगे जो हम कहना चाहते हैं, या कुल मिलाकर सुबह से जो चर्चा हुई उसको एक समेट करके और एक नई दिशा की ओर, नई पहल की ओर ले जाने की कोशिश हो सकती है। एक उदाहरण है मध्य प्रदेश का, क्योंकि ये तीनों उदाहरण मेरी नजरों के सामने से गुजरे हैं, इसलिए स्वयं देखा हुआ उदाहरण है, इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देवास जिले का है, पार्वतीबाई नाम उस सरपंच का रहा है, कई साल पुरानी घटना है जब मैं वहां गया था। लेकिन उसने किया क्या था, उसने अपने गांव में जब वो सरपंच हुई तो सरपंच होने के बाद वो गांव ऐसा था, पहाड़ी एरिया बनता है जहां पानी बाहर से लाना पड़ता है वहां, और उसने सबसे पहला सवाल की गांव के लिए पानी, और वहां जो पहला महाधिवेशन हुआ तो उसने एक पूरा का पूरा प्रपोजल बनाया, बजट बनाया, और तब ब्लॉक पंचायत को भेजा जाता था। ब्लॉक पंचायत, तब ये जीपीडीपी नहीं हुआ करती थी, तब की बात है। उसने भेजा और 6 महीना बीता, साल भर बीता, कोई वहां से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन बाकायदा उनके यहाँ पहले मध्य प्रदेश में महासम्मेलन में पूरी ग्राम सभा बैठा करती थी, दिग्विजय सिंह के समय में या उसके बाद के समय में, काफी अच्छा, जब ग्राम स्वराज अभियान चलता था वहां ग्राम सभा काफी ऑर्गेनाइज वे में हुआ करती थी। तो उसने ये किया कि फिर से अपनी ग्राम सभा बुलाई और वो मुद्दा रखा कि ये पानी की समस्या तो हमारी समस्या है, अगर बजट नहीं पास होकर के आता तो हमें क्या करना चाहिए। और विशेष करके महिला, चूंकि महिला थी तो महिलाओं को अलग से बैठाया, लोगों ने हाथ खड़े किए, चूंकि लगभग वो जाकर के 7 लाख का बजट बना था उस समय, तो उसने कहा 7 लाख गांव कहां से जुटाएगा, हम लोग तो सरकार का इंतजार करेंगे, ऊपर से बजट आएगा तभी कुछ होगा। उसने कहा फिर भी सोचे, और बार बार वो मीटिंग करती रही, महिलाओं के ग्रुप के साथ अलग किया, और धीरे धीरे उसने एक दिन एक महिला ने उसमें सवाल उठा दिया कि हमारे गांव में कितने लोग शराब पीते हैं, कितने परिवार में। पता चला सारे घूम फिर करके सभी परिवारों में शराब और नशा या दूसरी चीजें होती हैं। वो लोगों ने कैलकुलेट किया कितना नशा होगा, नशे में कितना पैसा जा रहा है, फिर कैलकुलेट किया कि अगर हम अपने पतियों से, या जो ज्यादातर तो पुरुष लेता था, तो पुरुषों से अगर ये निवेदन करें कि वो अपना आधा कर दें, तो आधा जितना आएगा उसमें लगभग हम अपनी पानी की समस्या हल कर। अब कल्पना करिए कैसे नए नए रिसोर्सेज, मतलब दिमाग कहाँ चल रहा है उस महिला का जो एक नेतृत्व कर रही थी। और अल्टीमेटली यही हुआ, धीरे धीरे सबने जुट करके कोशिश की, एक लंबी प्रक्रिया चली थी, वो समय नहीं है, और अंत में वहां पर 4 लाख रुपए कलेक्ट हुए थे और कहा था 6 महीने सिर्फ आधा नशा करना शुरू कर दीजिए, जितना करते हैं पूरा नहीं रोक रहे, आधा करिए, और आधा करके उसके बाद तो बहुत का छूट गया होगा। जब मैं गया था तो वो सबसे पहले बार बार उसका आग्रह यही था कि पहले मेरा काम देख लीजिए। फिर वो दिखाया कैसे ट्यूबवेल लगा था, कैसे पाइपलाइन उसने बिछाई थी पब्लिक में, बिल्कुल गांव के पैसे से, कैसे, और कैसे एक आदमी को रखा था जो उसको ऑपरेट कर रहा था, और उस समय 10 रुपए प्रति परिवार उसके बाद पे कर रहा था, जिससे मेंटेनेंस हो रहा था। और लेकिन कुल मिलाकर इतना नहीं था कि सिर्फ पानी की, उस पूरे प्रयास के दौरान गांव का जो चरित्र उभरा था नए सिरे से, जिसको हम कहते हैं कि जब गांधी गांव के बारे में कल्पना, जो ग्राम स्वराज और जिसकी सामुदायिकता होती है। मुझे याद है कि एक बार तीसरी सरकार अभियान का राष्ट्रीय सम्मेलन था, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो माननीय मंत्री थे वो उसमें शामिल थे। उन्होंने एक बड़े सूत्रवाक कहा था कि आप कितना कर लीजिए, हम कर ले पंचायती राज विभाग, पंचायत को हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि गांव की सामुदायिकता को हम फिर से नहीं खड़ा कर सकते इस देश में। वो जो सामुदायिक चरित्र था, मिलजुल कर काम करने की कोशिश होती थी, परस्परावलंबन था, वयम का भाव था कि हम एक हैं, मेरा गांव है, वो भाव, वो सामुदायिकता जब तक फिर से नहीं पैदा होगी, पंचायती राज, ग्राम स्वराज की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता था। और उस महिला के उस पराक्रम ने, उसके उस प्रयास ने उस दिशा में ले गया था। तो मेरा निवेदन है कि राजस्व आ जाए, कुछ सुविधाएं जुट जाए, शायद इतने से पंचायती राज की परिकल्पना नहीं पूरी होगी जब तक हम उसकी सामुदायिकता को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। अभी 2-3 चीजें जो सचिव महोदय ने सुबह से और अभी तक कही। सबसे पहले उन्होंने वो उड़ीसा का एक उदाहरण दिया था। वो कह रहे थे कि मंदिर के लिए गांव वाले पैसा देने में बिल्कुल संकोच नहीं करते, और फिर कहा था कि आंगनबाड़ी और विद्यालय को कैसे मंदिर बनाया जा सकता है। ये जो भाव है विश्वास का, ये जो भाव है ओनरशिप का, अभी उन्होंने ओनरशिप की बात की थी,
वास्तव में ओनरशिप आती कैसे, कहां से है? ओनरशिप गांव कब पंचायत को अपना समझेगा और कब उसकी ओनरशिप बनेगी। आप जिसको ओनरशिप कहते हो, अपने मकान को आप अपना कहते हो, कब कहते हो? जब मकान के बारे में आपने खुद ही डिजाइन किया था, मकान को खुद ही सोचा था। सोचा ही नहीं था, आपने उसके लिए रिसोर्सेज भी कुछ जुटाए थे। रिसोर्सेज ही नहीं, आपने निर्णय लिया था दरवाजा कहां लगेगा, खिड़की कहां बनेगी, कितना कैसे होगा, कितने कमरे होंगे। और इतना ही नहीं, जब मकान ठेकेदार बना रहा था तब आप उसके साथ खड़े रहते थे और कभी पानी का छींटा दे रहे होते थे, कभी ईंटा थमा रहे होते थे। और इससे जब मकान बना तो वो आपका अपना है, उसकी एक एक ईंट से आपका प्यार है, उसको उसका कोई क्षति नहीं हो सकती। जब गांव के पूरी प्रक्रिया में, और जब पंचायत कहते हैं तो सिर्फ सरपंच नहीं कह रहे हैं, शायद जो उन्होंने कहा था, सिर्फ वार्ड मेंबर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि वो कहा जा रहा है। एक चीज। दूसरा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश के 2-3 ग्राम पंचायतों को हम लोग जानते हैं। माननीय सचिव जी भी उसमें से एक ग्राम पंचायत में गए थे, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। उस ग्राम पंचायत के प्रधान ने, वहां प्रधान कहते हैं यूपी में, बहुत सारे रिसोर्सेज लाए, बार बार बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, बहुत अच्छा वो किया, और उसके बाद उसने पानी की लाइन बनाई, पूरी नाली बनाई, तालाब बनाया, जल स्रोत उसके बाद किए, लेकिन वो चुनाव हार गया। कई पंचायतों में सबको पुरस्कार मिले थे। कुछ दिन बाद मैं उससे पूछता हूं कि आपका वो जो काम था उसकी क्या स्थिति बनी? तो कहता नहीं, अब तो वो पानी का वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, तालाब सूख गया है। फिर गांव क्या कर रहा है? जब ये सवाल, गांव से कोई मतलब ही नहीं है उसका। जो नया सरपंच प्रधान आया है वो उससे उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, और गांव से भी कोई मतलब नहीं रह गया है। अर्थात गांव ने किसी भी आपके काम की ओनरशिप ली या नहीं ली, ये सबसे बड़ा सवाल है। और नहीं ली तो आप जितना करके गए हो, आपके जाने के बाद वो ऐसा ही बना रह जाएगा। कितने स्कूल बिगड़ गए जो अच्छे थे, कितना जो आपने निर्माण किया। इसलिए इसको कैसे आगे ले जा सकेंगे? और अंतिम बात कहकर मैं उदाहरण अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है, और वो विशेषकर मेंबरों को लेकर, जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, मेंबर्स को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि आप अपने वार्ड लेवल का प्लान बनाइए। उसको लगता था वार्ड लेवल का प्लान कैसे बना सकते हैं, क्या मुझे प्रधान जी बनाने की अनुमति देंगे, या उसके रिसोर्सेस कहां से आएंगे? हम लोगों ने कहा आप उसको सर्वे करो पहले अपने वार्ड का। उसने वार्ड का सर्वे किया, परिवारवार सर्वे किया, और उसके बाद उसने फिर सर्वे किया पूरे वार्ड का एक साथ। ये हुआ कि आप गांव के साथ बैठकर इस सर्वे को शेयर करो। शेयर करने के बाद देखो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं और उनके समाधान क्या होंगे, गांव के अपने वार्ड के साथ खुद तय करो। जब तय किया और उसको सूचीबद्ध किया तो ये जानकर आश्चर्य हुआ कि लगभग 60% काम जो वार्ड के निकल के आए थे वो गांव वाले खुद कर सकते थे। उसके लिए किसी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी। लगभग 20% थे जिसके लिए बहुत संसाधन की आवश्यकता थी, जिससे वो काम किया जा सकता था। लगभग 20% ऐसा था, 15% जिसके लिए जरूरत थी कि जो स्कीमें हैं सरकार की, वो स्कीमें उसके साथ जोड़ दी जाए, लिंक कर। सिर्फ 5% काम ऐसा निकला था, 3 से 5%, जिसके लिए बड़े धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए ये जो बजट फाइनेंस कमीशन का आता है, जिसके लिए उसकी आवश्यकता थी। तब उनकी आंख खुलती है और लगता है रिसोर्सेस कैसे बनते हैं और रिसोर्सेस कैसे जुटाए जाते हैं। मेरा जो आपसे निवेदन है आज की तारीख में कि एक तरफ इस नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करिए, और निश्चित रूप से अगर इस दिशा में, तो सिर्फ राजस्व ही नहीं होगा, फिर रेवेन्यू ही नहीं, बल्कि रिसोर्स जनरेशन का काम होगा, संसाधनों को जुटाने का काम होगा, जिसका राजस्व एक भाग है, राजस्व एक हिस्सा है। फिर आप बहुत बड़े संसाधन जुटा सकेंगे और निश्चित रूप से ग्राम स्वराज्य की तरफ अपने कदमों को बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।